आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मौर्यन पॉलिटी और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आपने 2 वीडियोस पीछे देखे होंगे। इतना बड़ा एम्पायर था और इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए प्रशासन भी उतना ही वास्ट और उतना ही बड़ा रहा होगा। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात यह भी है कि जितना बड़ा एम्पायर होता है और उस एम्पायर को संभालने के लिए जितना बड़ा पूरा प्रशासन लगा होता है, वही प्रशासन कई बार उस एम्पायर के बर्बाद होने की वजह बन जाता है। ये एम्पायर भी मौर्यन साम्राज्य की भी वही हालत हुई बाद में, वो हम लोग देखेंगे। ऐसे ही मुग़ल एम्पायर, वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड, उसके भी ख़त्म होने में उसका एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा रोल दिखाई देता है। चीज़ें कोई भी बहुत ज़्यादा होती हैं ना, तो उसको समेटने में टाइम लगता है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई देती है। बहरहाल, तो हम लोग बात करेंगे कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो इतना वास्ट था, इतना बड़ा था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतना लंबा फैला हुआ था, ये कैसे मैनेज होता था, कैसे चलता था। एक राजा जो सेंटर में बैठा है पाटलिपुत्र में, वो वहाँ बैठे बैठे उस पूरे साम्राज्य को कैसे कंट्रोल कर रहा था, क्या क्या चीज़ें थीं। आज की तरह डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा पॉलिटिक्स समझ लेते हैं, पॉलिटी समझ लेते हैं कि उस टाइम पे उनकी पॉलिटी और जो सिस्टम था ना, वो कैसे वर्क करता था। तो इसका जिक्र मिलता है हमको कौटिल्य की अर्थशास्त्र से। कौटिल्य ने इसमें लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्तांग। सप्तांग थियरी दी थी कि एक राज्य जो होता है, स्टेट होता है, उसके 7 ऑर्गन्स होते हैं, 7 अंग होते हैं, और वही 7 अंगों के तालमेल से कोई भी राज्य प्रॉस्पेरिटी के साथ, एक परस्पर संबंध के साथ बेहतर तरीके से चलता है। क्या क्या हैं वो 7 अंग? पहला है आपका किंग, यानी कि स्वामी। स्वामी कौन है? एक राजा। और राजा कैसा? जिसके पास विजडम हो, जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास कूटनीति की समझ हो, जिसके पास षड्यंत्र करने की भी जो है एक टैलेंट हो उसके अंदर, ताकि वो अपने दुश्मनों को पहचान सके, ताकि वो एक कूटनीति अपना के कैसे दोस्त के जो है दुश्मन के दुश्मन को कैसे दोस्त बना के उसका इस्तेमाल कर सके। ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। प्लस राजा जो है इतना ज़्यादा जो है स्ट्रांग होना चाहिए और कहीं ना कहीं क्रूएल भी, कि वो किसी एनिमी को ज़िंदा ना छोड़े, क्योंकि ज़िंदा छोड़ने का मतलब फिर से वो एनिमी हमला करेगा। साथ ही साथ कौटिल्य ने एक और बात बोली, थोड़ा मे बी जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो, बट कौटिल्य ने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर दुश्मन को हराने के लिए जहर देना पड़े तो जहर भी दो, किसी प्रॉस्टिट्यूट का या लड़की का इस्तेमाल करना पड़े तो लड़की का इस्तेमाल भी करो। तो इस इस्तेमाल की वजह से एक तरीके से ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात हो गई कि महिला एक सामान है और अपने काम की पूर्ति के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें जो है बाद में भी बहुत सारे दिखाई देती हैं। ऐसे ही जो है एक बुक है विनायक दामोदर सावरकर की, 6 ग्लोरियस इपॉक ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उस किताब में विनायक दामोदर सावरकर ने थोड़ा सा, उनका वो है ना, एक कंट्रोवर्शियल उनका इमेज है हिंदू मुस्लिम को लेके, तो उन्होंने उस किताब में जस्टिफाई किया था कि राजनीति में या जो भी पूरा ये चलता है, राजतंत्र चलता है, उसके भले के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, मुस्लिम महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पे ये जिक्र उन्होंने किया था। तो ऐसी कई सारी उन्होंने कंट्रोवर्शियल बातें की। ऐसे ही एक और पतली सी किताब में उन्होंने कहलवाया था, एक मुस्लिम कैरेक्टर उसमें उन्होंने डाला और उस मुस्लिम कैरेक्टर से उन्होंने कहलवाया कि वो जो है हिंदू लड़कियों को फंसाना पसंद करता है, उनको किडनैप करना पसंद करता है, किडनैप करके शादी करना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि शादी के बाद जब बच्चे पैदा होंगे तो वो बच्चे मुस्लिम होंगे और इससे मुस्लिम की पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो इस तरीके की विवादास्पद बातें उन्होंने कहलवाई, पर फिर भी पता नहीं क्यों उनको लोग जो है बड़े देशभक्त के नाम पे जानते हैं। बहरहाल, तो यहाँ पे कौटिल्य ने भी ऐसी कुछ बातें की। और कौटिल्य में भी जो अर्थशास्त्र है ना, बहुत बेहतरीन किताब है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी ही कंट्रोवर्शियल हैं। जैसे यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट का इस्तेमाल करना अपने राजपाट के लिए, प्लस ऐसे ही जो है कास्ट का जो सिस्टम है, वर्ण का जो सिस्टम है, इसका यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सेल्फिश यूज़ दिखाई देता है। शूद्रों को अधिकार मिलने थोड़ा थोड़ा कम हो गए थे, जैसे जैसे टाइम बढ़ा ना, तो शूद्रों की हालत ख़राब होती गई। लेकिन कौटिल्य ने यहाँ पे शूद्रों को एग्रीकल्चर में लगाया, लेकिन एग्रीकल्चर में लगाने का बिल्कुल ये मतलब नहीं था कि वो शूद्रों को बराबर मानने लगे थे। एग्रीकल्चर में शूद्रों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाया गया क्योंकि उनका जो खजाना है, उनका जो राजस्व है, उसमें वृद्धि हो सके। तो ऐसी कुछ बातें हैं। बहरहाल,
तो सप्तांग में सबसे ऊपर जो अंग है, सबसे बड़ा जो अंग माना जाएगा वो कौन है? स्वामी, यानी कि राजा। और राजा की ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन इन सारी क्वालिटीज़ से राजा अकेले पूरा राजपाट नहीं कर सकता, इसलिए राजा की मदद के लिए होंगे एक मतलब मिनिस्टर्स होंगे, जिसको काउंसिल बोलेंगे, और वहाँ उस टाइम पीरियड में बोला जाता था परिषद। और उस परिषद का एक मुखिया होता था, एक चीफ मिनिस्टर होता था, जिसको बोलते थे मंत्री परिषद अध्यक्ष। और ये लोग राजा को सलाह मशवरा देते थे, और जो सलाह मशवरा दिया जाता था वो राजा पे बाउंड नहीं होता था, बाध्यकारी नहीं होता था कि राजा को मानना ही मानना है, ठीक है। और राजा ने जो बोल दिया वो जनरली फाइनल होता है। एक बार ऐसा हुआ था कि राजा ने कुछ बोला और मंत्री परिषद ने उसको माना नहीं। अशोक ने एक बार बहुत ज़्यादा दान पुण्य करने का फैसला किया था। उस दान पुण्य से अधिकारियों को खतरा था कि पूरा जो खजाना है राजस्व खाली हो जाएगा, तो वहाँ पे अशोक को झुकना पड़ा था। तो अदरवाइज़ राजा का फैसला सर्वोपरि होता है। तो परिषद जो है बस उसका काम था सलाह मशवरा करना, एडवाइस वगैरह देना, ठीक है। इसमें दो ग्रुप होते थे, एक होते थे मंत्री और एक होते थे अमात्य। मंत्री की संख्या 10 से 12 होती थी, इनका कोई डिपार्टमेंट नहीं होता था, एक बड़ी पोस्ट पे मिनिस्टर होते थे ये। और अमात्य क्या है? इनके पास सेक्रेटरिएट्स होते थे, डिपार्टमेंट्स होते थे। 18 डिपार्टमेंट हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा अंग है कोष। अब देखिए, राजा बैठा है गद्दी पे, उसकी मदद के लिए बैठ गया कौन? परिषद, मंत्री बैठ गए। लेकिन सिर्फ बैठे बैठे भाषणबाजी करने से, सलाह मशवरा करने से, आज्ञा दे देने से साम्राज्य नहीं चलता। साम्राज्य को बेहतर तरीके से चलाने के लिए ज़रूरत होती है कोष की, पैसे की। बिना पैसे के कोई काम होगा? बिना पैसे के तो मंत्री भी नहीं बैठेंगे। जाहिर सी बात है, आप कहाँ से उनकी चीज़ें पूरी करेंगे? और जब उनका नहीं पूरा करेंगे तो आप प्रजा के लिए क्या ही कर लेंगे? तो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है वो है कोष। जब कोष रहेगा, जब धन रहेगा, तो चीज़ें बेहतर तरीके से होंगी। राजा भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। जैसे कि राजा का धर्म है जनता की सेवा करना, तो वो धर्म कैसे पूरा होगा? वो धर्म पूरा होगा अर्थ से, यानी कि कोष से। कोष रहेगा तो सारी चीज़ें होंगी। तो कोष के लिए इन लोगों ने एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ बनाई। लैंड रेवेन्यू होता था, 1/6 होता था, 1/8 होता था, 1/4 होता था। अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स होते थे। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे टैक्स लगाए गए। फॉर एग्जांपल जो है सीता जो लैंड होता था, राजा का अपना ज़मीन होती थी, वहाँ पे सभी से खेती करवाई जाती थी, ब्राह्मणों से भी, शूद्रों से भी। क्यों? ताकि पैसे आएँ। प्रोस्टिट्यूशन, तवाइफ जो होते थे, उन लोगों पर भी टैक्स लगाया गया। क्यों? ताकि पैसे आएँ। राजा की खुद मोनोपोली होती थी कुछ चीज़ों पे, कुछ सामानों की बिक्रियों पे, उससे एक्स्ट्रा पैसे आते थे। तो इस तरीके से पैसे तो बहुत थे इन लोग के पास, और ज़रूरत थी इतने बड़े साम्राज्य को चलाने की। हालांकि इसके भी कुछ अपने कॉन्स है, वो आगे हम लोग देखेंगे। चौथी चीज़ है जनपद, टेरिटरी। राजा का अगला काम है ज़्यादा से ज़्यादा वो टेरिटरीज़ पे, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों पे कब्जा करे। पैसा तो आ गया, पैसे का इस्तेमाल करे, हथियार खरीदे, हथियार बनाए, सेना में सैनिक भर्ती करे, और अपने साम्राज्य को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लंबा उसका विस्तार करे। विस्तार करने के बाद साम्राज्य फैल गया, लेकिन वो आपकी मजबूती को अभी भी नहीं दर्शा रहा। मैदान में बैठे बैठे आप राजतंत्र नहीं चला सकते। इसके लिए ज़रूरत होती है दुर्ग की, किले की। तो अगला जो अंग है वो है आपका किला, दुर्ग। ये एंशियंट टाइम पीरियड से लेके आप मॉडर्न पीरियड तक चले जाइए, किले को लेके बहुत सारे इश्यूज़ आपको दिखाई देंगे। क्योंकि कोई भी साम्राज्य और उसकी मजबूती इस बात से मापी जाती थी कहीं ना कहीं कि किले उनके पास कितने मजबूत और कितने बड़े हैं। प्राचीन काल में भी देखिए, जैसे यहाँ पे जिक्र हो रहा है, मिडिवल टाइम पीरियड में चले जाइए, जैसे कि औरंगज़ेब और शिवाजी के बीच में संधि हुई, जय सिंह के बीच में शिवाजी के बिहाफ पे, तो वहाँ पे किलों का लेन देन किया गया, 23 किले। इसी तरीके से आप मॉडर्न टाइम पीरियड में चले जाइए, फोर्ट विलियम कलकत्ता में किला बनाने के लिए क्या क्या बवाल हुआ। उसी किले को रोकने के लिए बंगाल के नवाबों ने बहुत मेहनत की, और फाइनली सिराजुद्दौला ने गुस्से में आके हमला कर दिया। किस चक्कर में? वो किले को बनाने से रोकने के लिए, किलेबंदी रोकने के लिए। तो किला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किले का होना मतलब उस साम्राज्य की मजबूती निश्चित हो गई। तो अगली चीज़ क्या है? किले बनाना, दुर्ग बनाना, अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग कॉर्नर्स पे, बाउंड्रीज़ पे, ताकि मजबूती हर तरफ से मौजूद रहे और वहाँ पे लोग रहें। अगली चीज़ है दंड, बल या फिर सेना।
सेना होना ज़रूरी है, जाहिर सी बात है। बिना सेना के आप काम कैसे करेंगे? किला बनाने लेने से बस नहीं होगा, उस किले में से जो है सैनिक भी होने चाहिए जो उसकी रक्षा करेंगे। और यहाँ पे मौर्यन एम्पायर में 4 तरीके की सेना का जिक्र मिलता है। हालांकि मेगास्थनीज ने और भी कुछ बातें कही थी, लेकिन कौटिल्य का सोर्स हम लोग ज़्यादा लेते हैं। तो उस हिसाब से चतुरांगिणी यानी कि 4 तरह की सेना होती थी। इन्फेंट्री, कैवेलरी, एलिफेंट्री और चैरियॉट्री। इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, कैवेलरी मतलब घुड़सवार, एलिफेंट्री मतलब ऑब्वियस सी बात है हाथी, और चैरियॉट्री रथ वाले। लास्ट चीज़ है मित्रा। मित्र बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब जैसे आज के टाइम पे आप देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब क्या है? आप भारत में रह रहे हैं, आप भारत में चीज़ें खरीद रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ भारत से नहीं हो रहा है, आपने बाकी दुनिया के देशों से रिश्ता बनाया है, इंटरनेशनल रिलेशंस बनाए हैं। बहुत सी चीज़ें, जैसे आपको सस्ते सस्ते खिलौने मिल रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? चाइना से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? उसी रिलेशन की वजह से हो रही हैं। यहाँ से उत्तर प्रदेश से बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है सऊदी, कैसे हो रहा है? इंटरनेशनल रिलेशन से हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम किसी को टॉन्ट नहीं किए हैं, वो तो आप लोग समझदार हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन से चीज़ें चलती हैं। तो वैसे ही उस टाइम पे जब साम्राज्यवाद था, तो मित्र बहुत एक ज़रूरी चीज़ होती थी। अज्यूम करिए कि ये आप मौर्य साम्राज्य है या कोई एक राज्य है, ए ले लेते हैं, ठीक है, और इसका दुश्मन है आपका बी, और बी का दुश्मन है सी। तो ए वाला क्या करेगा? सी से पहले दोस्ती करेगा और दोनों मिलकर इसको घेर देंगे। ये थी मंडल थियरी। मंडल थियरी एक डिप्लोमेटिक थियरी थी, ये कौटिल्य ने दी थी, और उसमें मित्र की ये एक साइड दिखाई गई थी कि कैसे दोस्ती मेंटेन करनी है अपनी विजय के लिए, दूसरे के भले के लिए नहीं कि हम तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे, नहीं, अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए। कूटनीति में यही होता है, कोई किसी का दोस्त नहीं है, जब तक ज़रूरत है तब तक ही दोस्त होते हैं। तो अगली इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी। तो इन 7 चीज़ों से, 7 अंगों से एक साम्राज्य बेहतर तरीके से फंक्शन करता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं कि एक्चुअल में अब ये कैसे सारी चीज़ें वर्क करती थी, इन 7 चीज़ों के इस्तेमाल से क्या क्या चीज़ें हुई, कैसा प्रशासन चलता था। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से, केंद्र में सरकार। तो केंद्र में सरकार यानी कि वो शुरू होगी आपके राजा से, महाराज से। तो केंद्र जो है बहुत हाईली सेंट्रलाइज्ड ये एम्पायर था, पूरा कंट्रोल पूरा का पूरा आपका ऊपर से था, यानी कि पाटलिपुत्र से सबसे ऊपर राजा, राजा के नीचे फिर आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करते थे। और ये इन्हीं के कंट्रोल में वहाँ की आर्मी, वहाँ के जो जासूस होते थे, पूरा लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक वेलफेयर, ये सारी चीज़ें शामिल थी। प्लस सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि पाटलिपुत्र मान लीजिए हो गया, तो जो सिटी मेन सिटीज़ थी उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था। तो एक एक करके हम लोग सब देखेंगे। सबसे ऊपर आते हैं आपके राजा। राजा सबसे ऊपर बैठा है, राजा जो बोलेगा वही होगा, क्योंकि वही सुप्रीम है, उसका शब्द ही उसका शासन है। जो उसने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, वो आखिरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट है, और साथ ही साथ वो मिलिट्री कमांडर भी है। सेना क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये कमांड करेगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना ये कमांड करेगा। तो कोई विद्रोह जैसी चीज़ नहीं हो सकती, कानून क्या होगा नहीं होगा ये डिसाइड करेगा। साथ ही साथ चीफ जस्टिस भी यही होता था, यानी कि नीचे की अदालत में कुछ हो गया तो ऊपर की अदालत में ये बैठा है, कुछ गड़बड़ हुई तो ये बैठा है, ठीक है। तो सब कुछ सर्वे सर्वा यही था। और कई बार ऐसा होता था कि जो धार्मिक शास्त्र थे उसमें, और मतलब केस में कुछ डायलेमा आया, कुछ दुविधा आई, तो किंग या राजा का जो फैसला होता था वो सर्वोपरि हो जाता था। तो ये इस तरीके की राजा की सर्वोच्चता थी। तो ऊपर सबसे बैठा कौन? राजा। सेकंड नंबर पे कौन आ गए? उनके मंत्री वाले, मतलब मंत्रिपरिषद के लोग। और इसका काम क्या है मंत्रिपरिषद का? सलाह मशवरा देना। और मंत्रिपरिषद में भी राजा ही मुखिया है, लेकिन उसका मुख्यमंत्री बना दिया गया, एक जो है मतलब उसी मेंबर्स में से एक को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन राजा खुद उसको लीड करता था। बाकी मंत्रियों का काम था कि हाँ वो सलाह मशवरा करके पॉलिसीज़ बनाएं, राजा को सलाह दें, यहाँ पे ये करना चाहिए वो करना चाहिए वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। एडमिनिस्ट्रेशन को लेके भी, पब्लिक वेलफेयर को लेके भी, कि कहाँ पे जो है एक झील बननी चाहिए तो कहाँ कुआं बनना चाहिए, तो कहाँ एक सराय बनना चाहिए, कहाँ पे हमको अभियान करना चाहिए, कहाँ लोग कमज़ोर हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हमारे जो है एम्पायर में है, किस बाहरी देशों से हमको कैसा संबंध रखना है, ये सारी सलाह जो है ये लोग राजा को देते थे। इस बारे में हमको जिक्र मिलता है
अशोक का जो रॉक एडिक्ट है 3, उसमें हमको मिलता है कि ये सारी चीज़ें जो है परिषद के हाथ में होती थी। खास बात यह है कि यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट होता था कि मंत्रियों को नियुक्त किया जाता था एक प्रोसेस के तहत। उनका मेरिट देखा जाता था कि हाँ कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसके हिसाब से रिक्रूट किया जाता था। ये नहीं कि चलो ये चाचा का बेटा है तो इसको मंत्री बना देते हैं, चलो ये फूफा का बेटा है तो इसको जो है ट्रेजरी में डाल देते हैं, या चलो ये जो है मामा हैं हमारे बड़े फेवरेट हैं तो इनको रथाध्यक्ष बना देते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी। ये लोग सीधा सीधा मेरिट देखते थे कौन कितना काबिल है, और उस काबिलियत के हिसाब से, उसकी स्किल के हिसाब से उसको जो है वो नियुक्त किया जाता था, पोस्ट दी जाती थी। साथ ही साथ एक और ख़ास बात ये थी कि ये देखते थे कि राजा से कितना ज़्यादा लॉयल है वो, कितनी ज़्यादा ईमानदारी उसके अंदर है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी, क्योंकि अगर राजा सही ईमानदार नहीं है, जो कि सर्वे सर्वा है, तो फिर वो हो सकता है कि फूट डाल दे या एक जो है उसमें अपनी वो षड्यंत्र शुरू कर दे। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जैसे हाई ऑफिशियल रैंक्स जो जिनकी होती थी, उन सबको डायरेक्ट राजा नियुक्त करता था। बाकी छोटे छोटे जो अधिकारी थे वो तो इनडायरेक्टली नियुक्त कर लिए जाते थे, लेकिन जो बड़े और आला अधिकारी थे उनका रिक्रूटमेंट डायरेक्ट राजा करता था। जैसे कि जो मुख्यमंत्री हो गया, जो परिषद का राजा चूज़ करता था, सेनापति हो गया राजा चूज़ करता था। इसके अलावा समहर्ता जो खजांची होता था ना, जो शाही खजाना था, उसका जो मुखिया था वो भी राजा ही चूज़ करता था, क्योंकि ये 3 चीज़ें सबसे बड़ी हैं, इसी से तो पूरा साम्राज्य चल रहा है। तो इसका मुखिया सबसे ज़्यादा लॉयल होना चाहिए, और उसकी लॉयल्टी कौन चेक करेगा? राजा चेक करेगा। ठीक है। खास बात एक ये भी है कि इन लोगों को कोई पेंशन नहीं मिलती थी कि हाँ रिटायर हो गए तो चलो पेंशन देते हैं, घर बैठे बैठे तुम खाते रहो। लेकिन हाँ एक वेलफेयरिस्ट चीज़ यहाँ पे ये थी कि मान लेते हैं कि कोई रिटायर हो गया और उनकी हालत, घर की हालत ख़राब है, तो साम्राज्य की तरफ से उनको मदद दी जाती थी। ठीक है। तो ये सारी खास बातें हैं। इसके अलावा टोटल जो है, जैसे कि हम बताएं, सेक्रेटरीट्स होते थे, उनके अंडर में, कुछ मंत्रियों के अंडर में डिपार्टमेंट्स दिए जाते थे। तो टोटल 18 डिपार्टमेंट थे कौटिल्य के अकॉर्डिंग, और कहीं कहीं पे 27 डिपार्टमेंट का भी जिक्र आता है। तो वो 18 डिपार्टमेंट क्या हैं हम लोग वही देखेंगे, जिसमें बहुत सारे अधिकारी थे। कुछ कुछ डिपार्टमेंट में 2 मुख्य अधिकारी होते थे और मैक्सिमम में 1 ही मुख्य अधिकारी होते थे। जैसे कि रेवेन्यू और ट्रेजरी, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था उसका जो मुखिया होता था उसको बोलते थे समहर्ता या सन्निधाता। हालांकि या कहीं कहीं लिखा रहता है और कहीं कहीं पे इसका एक और डेफिनेशन दिया जाता है कि दोनों अलग अलग थे और इसके मुखिया 2 थे, जैसे कि समहर्ता और सन्निधाता, कहीं कहीं स्लैश करके दिया रहता है। तो एक्चुअल में चीज़ यह है कि वहाँ पे 2 मुखिया होते थे, 2 मुख्य ऑफिशियल्स होते थे, बाकी छोटे छोटे अधिकारी होते थे। इसी तरीके से कॉमर्स और ट्रेड का जो मुखिया होता था उसको बोलते थे पान्याध्यक्ष। ठीक है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर में है, माइंस में है, मेटलर्जी में है, नेवी एंड पोर्ट्स में है, वेट्स एंड मेजर्स, टैक्स कलेक्शन, मार्केट, लिकर रेगुलेशन, पब्लिक वर्क्स, गिल्ड्स, इंटेलिजेंस, जस्टिस एंड लॉ, मिलिट्री, बॉर्डर सिक्योरिटी, फोर्ट मैनेजमेंट एंड टेम्पल रेगुलेशन। इतने सारे ये डिपार्टमेंट हैं। हालांकि हमको लगता नहीं कि हमको पूरा पढ़ के सुनाना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा, या देखेंगे नहीं उससे अच्छा बता ही देते हैं। तो कॉमर्स एंड ट्रेड में कौन है? पान्याध्यक्ष है। ये पूरा जो व्यापार होता था, पूरे जो मार्केट्स होते थे, व्यापारिक जो मेले होते थे, उसमें क्या क्या बेचा जा रहा है, क्या नहीं बेचा जा रहा है, प्राइस क्या होगा, ये सारी चीज़ें, हालांकि प्राइस कंट्रोल नहीं होता था यहाँ पे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखता था पान्याध्यक्ष, उसके जो भी चेले चपाटी रहते होंगे उसकी मदद से। इसी तरीके से एग्रीकल्चर में उसका मुखिया होता था सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर की भूमि थी वो तो ठीक है जो आम लोगों के पास है, पर्सनल लैंड तो नहीं होता था किसी के पास, लेकिन कुछ ज़मीनें ऐसी होती थीं जो पूरी तरीके से एम्पायर के ही जो है हाथ में होती थी, अंडर होती थी, उसको बोलते थे सीता लैंड या क्राउन लैंड। तो उसका मुखिया कौन है? सीताध्यक्ष। वो पूरा जो है फार्मिंग देखता था। इसी तरीके से माइंस एंड मेटलर्जी, खदान वगैरह का जो काम होता था, उसको बोलते थे लोहाध्यक्ष। ठीक है। लोहा से लोहाध्यक्ष बन गया। और ये सारी चीज़ें भी स्टेट के कंट्रोल में होती थी। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जंगलों का जो अध्यक्ष होता था वो होता था वनाध्यक्ष। वेट्स एंड मेजर्स, तौल वगैरह की जो बातें थी वो था पौटवा अध्यक्ष।
इसमें एक हेड होता था, बाकी लोकल इंस्पेक्टर्स होते थे। टैक्स कलेक्शन के लिए जो होता था वो होता था शुल्काध्यक्ष, शुल्क से बना शुल्काध्यक्ष। तो जितना टैक्स वगैरह होता था ना कहीं पे भी, चाहे वो एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, वो सारा कुछ मैनेज कर रहा था कौन? शुल्काध्यक्ष। अच्छा, एक ये छूट गया, नेवी एंड पोर्ट्स को जो देखता था वो था नवाध्यक्ष। मार्केट रेगुलेशन के लिए था समस्थाध्यक्ष। लिकर रेगुलेशन यानी कि शराब वगैरह जो बिकता था उसके लिए था सुराध्यक्ष। पब्लिक वर्क्स जो डिपार्टमेंट जैसे आजकल होता है ना पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका में जैसे सारे काम होते हैं, तो वैसे उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए कि रोड कहाँ बनाना है, नहरें कहाँ बनानी है, इरिगेशन की या सिंचाई की सुविधा कहाँ देनी है, कुआं कहाँ खोदना है, ये सारी चीज़ें देखता था नगराध्यक्ष। गिल्ड्स एंड क्राफ्ट। गिल्ड्स एंड क्राफ्ट क्या होता है? ये व्यापारियों का एक समूह होता था, संग्रह होता था, जिसको बोलते थे ग्रेट गिल्ड, हिंदी में या उनकी लैंग्वेज में बोलते थे श्रेणी। ठीक है, और ये पूरा एक कारवां चलता था। और ये अच्छा आगे हम बताएंगे। तो कारवां अच्छा शॉर्ट में सुन लीजिए तो क्या ही पता। तो कारवां चलता था, पूरा समूह होता था, उसका एक मुखिया होता था और उसमें जितने भी लोग रहते थे, और प्लस ये गिल्ड का जो मुखिया है वो सब भी सरकार को यानी कि राजा को सर्विसेज देते थे, वॉलंटरी सर्विसेज। और उन सर्विसेज की वजह से राजा इन लोगों का जो कर होता था वो माफ़ कर देता था कि आप लोग बिना कर के, ठीक है आप लोग सर्विस दे रहे हैं, काफ़ी है, कर की ज़रूरत नहीं है। तो ये इनको बड़ी सुविधा होती थी। कई बार जो है लॉ एंड ऑर्डर में भी ये लोग इन्वॉल्व रहते थे, मंदिरों से बड़े पैसे मिलते थे। तो गिल्ड्स एंड क्राफ्ट का जो अध्यक्ष है वो है गणाध्यक्ष। इसी तरीके से इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ पे क्या, स्पाइस की बात हो रही है, एस्पियोनेज की बात हो रही है। जासूसों का भी एक डिपार्टमेंट था। जासूसों का जो डिपार्टमेंट है उसके हेड को बोला गया गुधा पुरुष। पूरा जासूसों की एक जाल होती थी, वो हर चीज़ पे नज़र रखते थे। लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस में जो होता था वो है राजू का। मिलिट्री में आपका जाहिर सी बात है सेनापति। बॉर्डर सिक्योरिटी में आपका है अंतपाल। फोर्ट मैनेजमेंट में है आपका दुर्गपाल। और टेम्पल एंड रिलीजन, इन सब चीज़ों को जो देखता था वो था आपका देवाध्यक्ष। तो ये सारे 18 डिपार्टमेंट थे, इंपॉर्टेंट हैं। इन सब के अध्यक्ष का नाम आपको याद होना चाहिए। अगली चीज़ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी कि राजा के कंट्रोल में थी, वो थी आपका सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल ले लीजिए पाटलिपुत्र को। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, ठीक है, इसको लेके दो सोर्सेज हैं और दोनों अपनी अलग अलग धारणाएं, अलग अलग जैसे कि मतलब बातें करते हैं। अर्थशास्त्र जो कि जनरली माना जाता है, अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग जो कि कौटिल्य ने लिखा, सिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए थे और उन अधिकारियों का जो मुखिया होता था वो होता था नगारिका। नगारिका के सब ऑर्डिनेट कुछ और होते थे, वो सब मिलके पूरे सिटी को चलाते थे, जैसे कि अस्थानिका, गोपा, सन्निधाता, बंधा, गृहाध्यक्षा। ये बंध से उससे आया, जेल से टर्म आया, ठीक है, तो जेलर होता था। इसी तरीके से राक्षी, ये सारे मिलके एक सिटी को चलाते थे। एकदम सिंपल सा यहाँ पे बात है। लेकिन इंडिका में मेगास्थनीज ने कुछ और लिखा। उसने लिखा कि सिटी को चलाने के लिए 6 कमेटी बनाई गई थी और उन 6 कमेटी में 5-5 मेंबर होते थे। क्या थी वो 6 कमेटी? पहली कमेटी काम करती थी जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, जो भी उत्पादन का काम हो रहा है, प्राइवेट जो लोग उत्पादन का काम कर रहे हैं, उन सब के लिए, उन सब का मतलब वो इंस्पेक्शन करती थी, देखभाल करती थी कि क्वालिटी है, सही है कि नहीं है, जो है लेबर्स को पगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो ये सारा काम देखते थे। जो दूसरी कमेटी थी वो देखती थी कि जितने लोग पैदा हुए हैं, पैदा हो रहे हैं या फिर जिनकी डेथ हुई है, उन सब का रजिस्ट्रेशन होता था। तीसरी कमेटी थी जो बाहर से आए हैं और जो घूमने वाले आए हैं, जो व्यापारी आ रहे हैं दूसरे राज्यों से, उन सब का देखभाल करना, उन पे नज़र रखना। चौथी कमेटी थी वो व्यापार पे कंट्रोल करती थी, रेगुलेशंस लगाती थी, साथ ही साथ वेट्स एंड मेजर्स पे रेगुलेशन लगाती थी, उनके प्राइस वगैरह को देखती थी। हालांकि कोई बहुत कंट्रोल नहीं था यहाँ पे प्राइस का, ठीक है। पांचवी कमेटी है टैक्स कलेक्शन की, टैक्स कलेक्ट करते थे। और छठी कमेटी थी रेगुलेशन ऑफ सेल्स एंड परचेज, सैनिटेशन, इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट। ये सारा इकट्ठे नहीं देखते थे। छठी कमेटी का थोड़ा सा अलग अलग सोर्सेज में थोड़ा अलग अलग चीज़ें दी होती हैं। कुछ लोग मानते हैं सेल्स एंड परचेज देखते थे, कुछ लोग मानते हैं कि छठी कमेटी जो है जो मेन नगर पालिका का काम होता है ना, साफ़ सफाई, जो है नालियाँ, लाइट्स, मान लीजिए लाइट्स तो नहीं होती थी उस टाइम पे, तो ये सब काम वो जो है काम ये देखते थे।
तो इस तरीके से 6 कमेटी का इन्होंने जिक्र किया और कौटिल्य ने सिर्फ और सिर्फ कुछ ऑफिशियल्स का जिक्र किया जो पूरी सिटी को संभालते थे। अगली चीज़ है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री कैसे वर्क करती थी, तो यहाँ पे भी वही 2 सोर्सेज हैं, एक सोर्स है अर्थशास्त्र, एक सोर्स है मेगास्थनीज का इंडिका। अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग वही अभी जो हम बताए थे कि 4 विंग होते थे जिसको बोला गया चतुरांगिनी सेना, क्योंकि 4 लोग इसमें होते थे। इन्फेंट्री पैदल सेना, इसका मुखिया होता था पट्टाध्यक्ष। कैवेलरी घुड़सवार, इसका सेना होता था अश्वाध्यक्ष। अश्वा मतलब घोड़ा, ठीक है। ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलेगा। अच्छा आप लोग बताइएगा अश्व ऋग्वेद में कितनी बार आया, और इसके अलावा एक और सोर्स है जो इंडिया से बाहर का है, उसमें भी घोड़े का जिक्र आया, मिलता जुलता शब्द है, वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एलिफेंट्री रथाध्यक्ष। चैरियॉटरी यानी कि जो रथ वाले थे उसको बोलते थे हस्त्याध्यक्ष। हस्ते मतलब हाथ से चलता था, ठीक है। तो ये 4 तरीके की सेना होती थी जो सारी चीज़ों को संभालती थी। इसके अलावा ढोने के लिए भी कुछ जो है जानवर या घोड़े होते थे, वो सब भी यहाँ पे इस्तेमाल होते थे। लेकिन इंडिका के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी इन्होंने कमेटी घुसाई और बोला कि 6 कमेटी यहाँ पे भी थी, सबके 5-5 मेंबर थे। हालांकि ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो वो क्या है, पहला वो थी जो इन्फेंट्री देखती थी, ठीक है, या इन्फेंट्री ही थी। कमेटी क्या मतलब ग्रुप का ही है, ठीक है। तो पहली क्या है, इन्फेंट्री पैदल सेना। दूसरी है कैवेलरी, अगेन घुड़सवार। तीसरी है एलिफेंट्री हाथी वाली। चौथी है चैरियॉटरी रथ। 5वां इन्होंने जिक्र किया नेवी का, ठीक है। नेवी यहाँ पे कोई और सबूत कहीं से नहीं मिलते, तो ऐसा माना जाता है कि शायद जो जहाज़ आते जाते थे, बोट्स आती जाती थी व्यापार के लिए समुद्र से, तुम्हें भी उसमें कुछ कन्फ्यूजन हुआ हो और मेगास्थनीज को लगा कि ये हमारे पास नेवी है, तो नेवी जैसा कोई सबूत नहीं मिलता। और छठी एक और कमेटी थी जो पूरा जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह का, इन सब चीज़ों पे मतलब जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी उस पर वो इंस्पेक्शन करती थी, नज़र रखती थी, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग सोर्स दोनों अलग अलग बातें कहते हैं। बहरहाल दोनों में जो भी सच्चा हो, खास बात एक ये थी कि जितने भी सैनिक थे उनको मेडिकल सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी। और जो है एक ख़ास बात ये भी है कि सैलरी यहाँ पे ठीक ठाक थी। जैसे यहाँ पे देखिए 4,000 से लेके 48,000 पानास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। एक और यहाँ पे अध्यक्ष का नाम है, देयर वर ऑल्सो ऑफिशियल्स लाइक अयोध्या गृहाध्यक्ष हु लुक्ड आफ्टर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द वैरायटी ऑफ आर्मामेंट्स। जो है हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग होती थी उसके अध्यक्ष को बोला गया अयोध्या गृहाध्यक्ष, ठीक है। अगली चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आता था, मतलब राजा के अंडर आता था। तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन हो रहा था, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी सबसे ऊपर बैठा है कौन, राजा। राजा की राज्यसभा बैठी है, सबसे ऊपर की कोर्ट वही है, आखिरी फैसला राजा का है। जितने भी बड़े बड़े केसेस आते थे या वो केसेस जो कह लीजिए कि ट्रांसफ़र हुए या सही नहीं थे, तो वो सारे केसेस फाइनली आते थे राजा के पास और राजा उन फैसलों को देखता था। कैसे देखता था, जो भी जो है शास्त्र होते थे हिंदुज़म के या फिर अर्थशास्त्र में ही सारी बातें लिखी गई थी, बहुत सारी बातें लिखी गई थी, तो उन शास्त्रों की मदद से वो फैसला करता था और अपना जो विजडम होता था वो भी उसका इस्तेमाल करता था। यहाँ पे देखिए 2 शास्त्र का जिक्र किया गया, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र। कई बार ऐसा होता था कि राज्यसभा में राजा मौजूद नहीं है, किसी अभियान पे मान लीजिए गया, तो केस तो बीच में भी आ सकता है। तो ऐसे केसेस को सुलझाने के लिए राजा की गैर मौजूदगी में जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण की एक कमेटी बनाई जाती थी, वो ब्राह्मण उन केसेस को देखते थे। सेकंड नंबर पे अदालत या लॉ एंड ऑर्डर का मसला देखते थे आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये भी जो है राजा के साथ रहते थे राज्यसभा में और फैसले सुनाने में या फैसला बनाने में कह लीजिए ये राजा की मदद करते थे। इसमें एक होता था पुरोहित, रॉयल जस्ट जो है प्रिस्ट होता था, पंडित होता था, वो बहुत सलाह मशवरा यहाँ पे देता था। अगली चीज़ है एस्पियोनेज, यानी कि जो जासूसों का डिपार्टमेंट था या जासूसों का पूरा वो जाल था, वो भी राजा के कंट्रोल में था, वो भी सेंटर से कंट्रोल होता था। तो जासूसों की ज़रूरत क्यों थी, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा एम्पायर चल रहा है तो जासूसों के बिना वो एम्पायर बेहतर तरीके से चल नहीं सकता, क्योंकि षड्यंत्र हर साम्राज्य का एक बहुत अभिन्न जो है अंग है, ठीक है।
उसके बिना कह लीजिए कि कहानी पूरी नहीं होती। कोई भी देखिए आप, किसी भी साम्राज्य का जो है इतिहास उठा के देखिए, सब में यही हालत है। तो षड्यंत्र हर जगह है। तो षड्यंत्र को रोकने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? जासूसों की ज़रूरत है। हमें नज़र रखने की ज़रूरत है कि कौन सा अधिकारी कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बतिया रहा है, कहीं पड़ोसी दुश्मन राजा से तो नहीं मिल गया। तो ये सारी चीज़ें जासूस करते थे, और कुछ भी वैसी खतरनाक खबर मिली तुरंत वो लोग राजा को, डायरेक्टली राजा को मैसेज करते थे व्हाट्सएप पे कि देखिए ये जो है चीज़ है, इस ऑफिसर ने इस राजा से मुलाकात की। ठीक है, तो बहुत एलेबोरेट वे में ये चीज़ें चलती थी। और दो तरीके के मेनली यहाँ पे जासूस होते थे। एक था मतलब वो लोग जो एक ही जगह पे रुके रहते थे, स्टेशनरी, और एक वो होते थे जो जगह जगह जाते थे, मतलब घूम फिर के, जैसे आजकल होते हैं ना टिप ऑफ वाले खबरी टाइप पे लोग, वैसे लोग। तो उनको बोलते थे संचार, और एक को बोलते थे समस्त। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें होती थी। और एक लास्ट बात ये भी है कि यहाँ पे जासूसी में महिलाओं को भी नियुक्त किया जाता था, और इसका मुखिया कौन होता था? समहर्ता। तो ये सारा था आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। आई थिंक ये भी आज ही कर दें। चलिए इसको जो है अगली बार किया जाएगा। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को जो है लाइक करिए, और वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।